प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे बीए पार्ट थर्ड की आधुनिक काव्य के महान गजल गायक दुष्यंत कुमार के गजलों के बारे में पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार की गजलें हमारे देश की वर्तमान स्थिति और उस आज़ादी के बाद की स्थिति को स्पष्ट करती है। देखिए, कवि दुष्यंत कुमार ने 1955 से 1975 तक इस 22 साल की अवधि में देश की जिन परिस्थितियों को देखा है और जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजरा है और क्या सत्ता में परिवर्तन आया है, लोगों की जीवन जीने में क्या परिवर्तन आया है, सत्ता के लोगों ने आम लोगों के लिए क्या किया है, इन सभी की ये दास्तान प्रस्तुत करती है। इनकी गजलें वर्तमान हिंदुस्तान के प्रति या वर्तमान हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद की सच्ची तस्वीर को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। देखिए प्रिय मित्रों या मेरे विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ा कि किस तरह से दुष्यंत कुमार की गजलों में हमारे देश की जो दशा है उस दशा के प्रति अपना एक दृष्टिकोण सामने रखा है कि आज़ादी के बाद भी हमारे जो लोगों के जीवन स्तर में जिस तरह का परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो सका है। लोग आज भी गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार के चुंगल में फंसे हुए हैं। इस मक्कड़ जाल से वो कैसे निकल सकते हैं? कवि ने अपने विचारों से, गजलों के माध्यम से उस यथास्थिति का चित्रण किया है। आम पाठकों के लिए उसने एक पृष्ठभूमि तैयार की है कि किस तरह से हम अपने देश को फिर से वही सोने की चिड़िया बना सकते हैं। हम कैसे महंगाई, भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार की जो हमारे सामने समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। जब तक हमारे देश के लोग ये नहीं समझेंगे कि हमारे ये जो राजनीति में करने वाले सत्ताधारी लोग हैं ये केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तो इनके विरुद्ध एकजुट हो जाना चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए। नहीं तो ये आम आदमी को ही अपनी सीढ़ी बना करके सत्ता तक पहुंचने का एक माध्यम चुन लेते हैं। इसलिए यहाँ पर दुष्यंत कुमार ने अपने गजलों के माध्यम से आम आदमी को, भारत के प्रत्येक हिंदुस्तानी व्यक्ति को जागरूक और अपने कर्तव्य को पहचान करने का आग्रह करते हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई हमने लड़ी है, साथ लड़ी, किंतु आज़ादी के बाद में जो सत्ता के द्वारा परिवर्तन किए जाने चाहिए, जैसे महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए, गरीबी के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार की संकल्पना को दोहराया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। लोग आज भी गरीबी की जीवन जी रहे हैं। आज भी लोगों के पास में तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। भला ऐसे में वो शिक्षा प्राप्त करके क्या कर सकते हैं? इसलिए गजल गायक हमारे दुष्यंत कुमार ने पूर्णतः सत्ता परिवर्तन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन है। जब चाहे सत्ता को, राजनेताओं को तितर बितर कर सकती है, सत्ता से अलग कर सकती है, किंतु ये तभी संभव है जब आम आदमी इसके लिए जागरूक हो, आम आदमी में अपने अधिकार, अपने वोट के प्रति, अपने मत के प्रति एक निष्ठा भाव हो, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो यही चापलूस राजनेता वोट के टाइम, चुनाव के समय इन्हीं जनता के कंधों पर पैर रख के और कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और जनता को पीछे से लात मार देते हैं, वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ पाती जनता। ऐसे चरित्रहीन, ऐसे दुष्ट राजनेताओं से हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार ने अपने गजलों के माध्यम से ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से दूर रहने का आग्रह किया है और ये भी बताया है कि कैसे हम
अपनी सत्ता में, अपने देश में परिवर्तन की एक नई धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। ये दुष्यंत कुमार की हम जो अगली गजल पढ़ेंगे वो है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बहुत ही एक प्रसिद्ध इनकी ये गजल है। आम जहां कहीं भी महफिल की जहां सस्ती है, वहां दुष्यंत कुमार की ये गजल अवश्य बसती है। दुष्यंत कुमार की ऐसी गजल जिसमें भारत की, हिंदुस्तान की उस तस्वीर को सामने रखा है जिसमें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमारे देश के अंदर एक पहाड़ की तरह समस्याएं बाए खड़ी है। उन समस्याओं का निजात, छुटकारा पाना ही इनके जीवन का लक्ष्य है। कवि दुष्यंत कुमार समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, देश की सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। वो सत्ता आम जनता के हितैषी हो, आम जनता के निकट की सत्ता हो, आम जनता जहां पहुंच सके, अपने दुख दर्द को बता सके, ऐसी सत्ता के अधिकारी हैं वो। इसलिए यहाँ समस्याएं जो हैं उसका अंबार लग गया है। समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं किया जा सका है, और जब समस्याएं बढ़ जाती है तो धीरे धीरे निराशा भी बढ़ने लगती है। लोगों को रोजगार चाहिए लेकिन रोजगार नहीं है, लोगों को रोटी चाहिए, मेहनत करने पर भी लोगों को रोटी नहीं मिलती, लोगों को तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए तो वो वस्त्र भी नहीं मिलता, लोगों को रोग से लड़ने के लिए दवा चाहिए, दवा भी नहीं मिलती। तो जिंदगी विडंबनाओं से भरी हुई है। कवि दुष्यंत कुमार ने इस गजल के माध्यम से हमारे देश की जो लोग हैं, उन देश के लोगों की मानसिक स्थिति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और कहा है कि समस्याओं से हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए तुम्हें परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिगल बजाना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें बदलना है, अपने अधिकारों का सदुपयोग करना है, तो अब वो चापलूसों की सत्ता को बदलना होगा। अब निष्ठावान जो लोग हैं उनको सत्ता में आना चाहिए, जो जनता के हित की सोचे, जो जनता के भलाई की सोचे, उनके रोजगार की सोचे, उनकी महंगाई को कम करने की सोचे। ऐसे सत्ताधारी लोग ही जन कल्याण के नायक बन सकते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो जनता का वास्तविक रूप से कल्याण नहीं चाहते। ऐसे जनताओं की आवश्यकता या ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सबसे ज्यादा नजदीक जनता के पास में हो, जनता की पीड़ा से वो अवगत हो। तो कवि ने दुष्यंत कुमार की जो ये गजल है, जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति के ऊपर, जिसमें अव्यवस्था को समाप्त करके परिवर्तन लाने का आग्रह इस कविता में किया गया है। जीवन में व्याप्त, कवि ने कहा, जीवन में व्याप्त जितनी भी अव्यवस्थाएं की दीवार है वो गिर जानी चाहिए, अस्थिरता की जो बातें हैं वो समाप्त हो जानी चाहिए, एक स्थायित्व जीवन में होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर के ये दुष्यंत कुमार ने ये गजल लिखी है। आइए हम दुष्यंत कुमार की इस गजल का भावार्थ, इसका व्याख्यान के रूप में हम समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं कवि दुष्यंत कुमार? देखिए, इनकी जो गजलें हैं वो गजलें सारिका नामक एक पत्रिका है और एक कल्पना नामक पत्रिकाएं हैं। उन दोनों पत्रिकाओं में ही इनकी गजलों का संग्रह है। साये में धूप नामक जो एक इनका गजल संग्रह है, उसमें अधिकतर गजलों का संग्रह इन्होंने किया है। इनकी गजलें हमारे देश की वर्तमान स्थिति का, आज़ादी के बाद की स्थिति के बारे में सटीक व्याख्यान करती है। तो आइए हम इस गजल को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, अन्याय का अंत होना चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त होना चाहिए, महंगाई को मिटा देना चाहिए। ये तभी होगा जब आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। कवि कहते हैं कि आजादी के बाद बहुत समस्याएं हमारे देश में अंबार लगा के खड़ी है। ऐसे पर्वत के समान उसकी समस्याओं का अंबार लग गया है। उन समस्याओं को हमें छुटकारा पाना है, उन समस्याओं का अंत करना है। वो कैसे किया जा सकता है? जब तक जनता एक नहीं होगी तब तक उस जनता की उस यानी कि फूट का सत्ताधारी लोग लाभ उठाएंगे। इसलिए आज की जनता को जागरूक और सचेत होने की आवश्यकता है। उसे अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति निष्ठावान होने की आवश्यकता है। कवि यही संकल्प को इस कविता के या इस गजल के माध्यम से दोहराना चाहता है। तो आइए हम इसका भावार्थ समझते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इन दो पंक्तियों का सबसे पहले मैं अर्थ बता देना चाहूंगा। कवि यहाँ पर दुष्यंत कुमार कहना चाहते हैं, हो गई है पीर, पीर का मतलब होता पीड़ा या दर्द। पीर यानी पीड़ा, पीड़ा या कष्ट। पर्वत यानी पर्वत के समान, पहाड़ के समान, पहाड़ कर लेते हैं, पहाड़ के समान। तो क्या है? हो गई है पीर, पीर का मतलब होता पीड़ा। पर्वत के समान यानी अंबार लग गया है समस्याओं का। जैसे पर्वत पत्थरों से मिल करके बड़ा पर्वत बनता है, तो इसी तरह से हमारे देश में आजादी के बाद भी समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया है। पिघलनी पर्वत सी हो गई है, यानी हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। क्या पिघलनी चाहिए? पीड़ाओं का अंत होना चाहिए, कष्टों का अंत होना चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा, जैसे हिमालय से बर्फ होती है और गर्मी पाकर, उष्मा पाकर बर्फ जैसे पिघलने लगती है, उसी तरह से जितनी भी हमारी समस्याएं हैं देश में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये सारी समस्याएं एक पहाड़ के समान हो गई है। अब इन समस्याओं को क्या करना चाहिए? पिघलना यानी कम करना चाहिए या उनको धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। जैसे पर्वत से, एक पहाड़ से बर्फ का जो जल राशि है वो धीरे धीरे पिघल करके नीचे चली जाती है, हिमालय से एक गंगा की तरह वो निकलने लगता है जल, उसी तरह से कोई न कोई इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अर्थात समस्याओं का उचित समाधान होना चाहिए, समस्याओं का निदान होना चाहिए। जैसे गंगा नदी हिमालय के विशाल उन बर्फीले टीलों के पिघलने से हिमालय का, गंगा का निर्माण होता है। और गंगा जैसे पवित्र जल जो धरती तक बहता रहता है, वो तभी ही संभव होगा जब आम आदमी उन समस्याओं के प्रति जागरूक होगा। नहीं तो ये जो समस्याएं हैं वो पहाड़ के समान हो गई है, अत्यधिक रूप में वो समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। अब ये समस्याएं पिघलनी यानी कम होनी चाहिए। जैसे बर्फ होता है, बर्फ का एक शिला होती है, गर्मी पाती है, उष्मा पाती है, तो धीरे धीरे वो पिघलने लगता है, यानी उसमें कमी आने लगती है। तो हमें भी इस समस्या रूपी पर्वत को पिघालने का प्रयास यानी कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो समस्याएं हैं, अंबार, हिमालय की तरह अंबार लगाए हुए समस्याएं हैं, इसमें कोई पवित्र भावनाएं, पवित्र क्रांति का एक स्वर, एक लहर अवश्य उत्पन्न होना चाहिए। इसमें गंगा निकलनी चाहिए, अर्थात समस्याओं का समाधान होना चाहिए, समस्याओं का निदान होना चाहिए। अगली पंक्ति, आज यह तस्वीर पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि यहाँ पर कहने लगा है, ये दीवार, हमारे जाति का दीवार, धर्म की दीवार, जितनी भी दीवारें हैं जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद करती है,
व्यक्ति के अंतर को यानी कि अंतर को और अधिक बढ़ा देती है, ऐसी दीवार को गिरा देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए। क्योंकि दीवारें कभी जाति की दीवार, कभी धर्म की दीवार, कभी अमीरी गरीबी की दीवार, ये सभी व्यक्ति के विकास में बाधक है। ये रुकावट है। एक दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। जो रुकावट है, दीवार है, ये हिलने लगी है तुम्हारे क्रांति के कारण, तुम्हारे परिवर्तन की लहर के कारण। ये पर्दों की तरह हिलने लगी है। जैसे पर्दे हवा से हिलने लगते हैं ना। अस्थिर होना, हिलने का मतलब होता है अस्थिर होना, अस्थिर होना। यानी कि जो समस्याएं हैं, यदि हम समस्या रूपी दीवार को गिराना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो वो स्वयं ही अब हिलने लगी है। इस दीवार को अब क्या करना है? इस समस्या को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये दीवार, जो दीवार है भेदभाव की दीवार, अमीरी गरीबी की दीवार, जो समस्याओं की, जो हमारे विकास में बाधक है, उस दीवार को गिरा देने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। देखिए, तो ये जो अव्यवस्थाओं की दीवार है, अस्थिर होने लगी है। शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि कहता है कि मैंने यही शर्त रखी है, मैंने यही एक शर्त रखी थी कि बुनियाद का मतलब होता है नींव, बुनियाद यानी नींव। किसी चीज की समस्या को जड़ से ही समाप्त करना चाहिए। यानी कोई चीज जिस नींव पे टिकी हुई है, वो समस्या, उस नींव को ही हटा दिया जाए, उस नींव को ही समाप्त कर दिया जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसलिए यही तो शर्त थी कि जिस बुनियाद पर ये अव्यवस्था की दीवार खड़ी है, भ्रष्टाचार खड़ा है, महंगाई खड़ी है, जो चीजें हमारी समस्याओं को बढ़ाती है, जो हमारी समस्याओं को और अधिक बढ़ाने का काम करती है, उस बुनियाद को ही हिला देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। बुनियाद यानी मकान की जिस तरह से नींव होती है, अगर वो मजबूत होती है तो कई सालों साल मकान का कुछ नहीं बिगड़ता रहता। लेकिन अगर नींव कमजोर होगी तो मकान धराशायी हो जाता है। तो अव्यवस्थाओं की जो नींव है, उस नींव को हिलाने का प्रयास करना चाहिए। उस नींव को हिलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अव्यवस्थाएं समाप्त हो सके, भ्रष्टाचार समाप्त हो सके, बेरोजगारी समाप्त हो सके, महंगाई समाप्त हो सके। जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्या रूपी जो बुनियाद है उसको हिलाना चाहिए। यही शर्त रखी थी, लेकिन यही शर्त थी। ठीक है, तो ये पद्यास में परिवर्तन की एक लहर चाहता है कवि, बदलाव की लहर एक चाहता है। और वो बदलाव की लहर कौन उत्पन्न कर सकता है? आम आदमी, हमारे देश के लोग जो गरीबी से सामना करते हैं, जो महंगाई से सामना करते हैं, जो भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, इनको सबको मिलकर के इस बुनियाद को, जो भ्रष्टाचार की नींव पर पड़ी हुई वो बुनियाद है, उसी को हिला देना चाहिए, नींव को हिला देना चाहिए। तो जो भ्रष्टाचार की जो दीवार है वो अपने आप ही धराशायी हो जाएगी। कवि यही चीज बताना चाह रहा है। अगले क्या कहना चाहता है? हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में, यानी परिवर्तन जो है वो एक स्थान पर नहीं होना चाहिए। परिवर्तन की लहर है, हर सड़क पर होनी चाहिए, हर गली में होनी चाहिए, हर नगर में होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए, पूरे प्रदेश भर में होनी चाहिए। यह नहीं है कि परिवर्तन की लहर एक सीमित स्थान पर हो। क्रांति तो हर जगह होनी चाहिए। परिवर्तन की लहर तभी प्रभावी होगी जब वो सड़क पे भी होगी, गली में होगी, नगर में होगी, गांव में होगी, अर्थात सब जगह। जब सब जगह होगी तो सत्ता में, जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, एक बदलाव आएगा। ये बदलाव हम ही ला सकते हैं, आम जनता ला सकती है, अन्याय के विरुद्ध खड़ी होकर के। तो वो शुरुआत कहां से होगी? वो सड़क से होगी, वो गली से होगी, वो नगर से होगी, वो गांव से होगी। और इसमें सभी व्यक्ति को सहभागी बनना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा उसमें। तभी हम क्या करेंगे? उन समस्याओं को लड़ सकेंगे उनसे। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कवि यहां पर कहना चाहता है, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।
ये हर लाश क्या है? हाथ लाते हुए। हर लाश का मतलब क्या क्या कहना चाहिए? कवि कहना चाहता है कि भाई ये अव्यवस्थाओं, हर लाश का मतलब होता है अव्यवस्थाओं, अव्यवस्थाओं, बुराइयों एवं बुराइयों की लाश, यानी कि हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जितनी भी अव्यवस्था है, जितनी भी बुराइयां हैं, उस बुराइयां रूपी लाश है ये बुराई रूपी, जिसको हमें हाथ लहराते हुए टाटा बाय बाय कर देना चाहिए कि अब तुम्हारा कोई स्थान हमारे इस शहर में, इस नगर में, इस गली में, इस गांव में नहीं है। अर्थात अव्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए, बुराइयों का अंत हो जानी चाहिए। ये लाश की तरह हो जाए, जैसे लाश कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, उसी तरह से कोई अव्यवस्था की कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए और बुराइयों की कोई प्रतिक्रिया नहीं, यानी उनको मिटा देना चाहिए। और हमें हाथ लहराते हुए, हाथ लहराने का मतलब होता है उनको बाय बाय करते हुए, टाटा करते हुए कि भाई अब तुम हमसे दूर हो गई हो। हर लाश चलनी चाहिए, अव्यवस्थाओं और बुराई की लाश चलनी चाहिए, वो समाप्त हो जानी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए। वो तभी खत्म हो सकती है जब हमारा इरादा मजबूत हो, जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो। इसी लक्ष्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कवि यही कहना चाहता है कि हमारे देश में अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जैसे भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई, प्रशासनिक अव्यवस्था। ये जो पीड़ा रूपी पहाड़ है, ये लाश बन जाएगा एक तरह से, ये समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप में देश में एक नई व्यवस्था कायम होगी। वो होगी कल्याणकारी व्यवस्था, लोगों के हित की व्यवस्था। तो उस अव्यवस्थाओं को तो लाश कर देनी चाहिए, यानी कि अव्यवस्थाओं और बुराइयों को तो लाश की तरह चलनी चाहिए, यानी कि उनको समाप्त कर देना चाहिए। अगली पंक्ति देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि कहना चाहता है कि मैं सिर्फ हंगामा या शोर शराबा नहीं करना चाहता, मेरा इरादा यह नहीं है कि देश में अव्यवस्था फैले, देश में अव्यवस्थाओं का शिकार हो आदमी। मेरी कोशिश तो यह है, हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता मैं कह करके, मेरी तो एक ही इच्छा है, इरादा है, मकसद यानी इरादा, मेरा तो एक ही इरादा है कि देश में से जो प्रशासनिक स्तर पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार है, बढ़ती महंगाई है, जो आम आदमी के प्रति बढ़ते अत्याचार है, या बेरोजगारी की समस्याएं हैं, गरीबी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर विचार किया जाना चाहिए, है ना। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से या गजल के माध्यम से संपूर्ण सत्ता परिवर्तन की अभिलाषी वो रखता हूं, नहीं, मेरा ऐसा मकसद नहीं। जो अव्यवस्थाएं हमारे समाज को कमजोर कर रही हैं, जो हमारे समाज को तहस नहस कर रही हैं, उन अव्यवस्थाओं को समाप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मकसद है। ये मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि यही कर रहा है, मैं तो यही कोशिश करता हूं कि जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी जो लोग गरीबी के शिकार हैं, जो सत्ता के लालच में पड़ गए हैं, जो लोग अपना हित नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी सूरत में यानी उसमें बदलाव होना चाहिए। लोग अपने अधिकारों को समझे, लोग अपने कर्तव्य को समझे। तो मेरी कोशिश तो ये है कि देश की सूरत बदलनी चाहिए, अव्यवस्थाओं को समाप्त होना चाहिए। जो अव्यवस्था हमारे समाज को छीन बीन कर रही है, हमारी अव्यवस्था जैसे गरीबी है, जैसे अमीरी है, तो अमीर आदमी गरीब लोगों का शोषण कर रहा है, तो इनके बीच में जो दीवार है, इनके बीच में जो मतभेद है, उसको समाप्त होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम एक ही देश के लोग हैं और देश के विकास में सहयोग करना अपना अधिकार होना चाहिए, अपना दायित्व होना चाहिए।
यही तो सूरत बदलना है। सूरत का मतलब होता है शक्ल, सूरत यानी उसका चेहरा। जो हमारा चेहरा गरीबी के कारण विकृत हो गया है, बेरोजगारी के कारण विकृत हो गया है, अशिक्षा के कारण विकृत हो गया है, उस सूरत में बदलाव की चाहत रखता है कवि। उसमें बदलाव चाहता है वो, उसमें परिवर्तन चाहता है वो। अब देखिए क्या कहता है, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। कवि यही तो कहना चाहता है। परिवर्तन की एक लहर जो युवाओं को नए मार्ग खोलेगी, नए उनको लक्ष्य प्राप्त होंगे। मेरे सीने में सही यानी एक अन्याय की विरुद्ध आवाज वो कौन उठा सकता है? आज की युवा पीढ़ी जो सत्ता में काफी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे सीने में न सही, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस योग्य नहीं, इतना बड़ा नहीं, फिर भी मैं ये चाहता हूं कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही। देश के किसी न किसी व्यक्ति को क्रांति के लिए आह्वान्वित होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकते। अगर भगत सिंह पैदा हो तो लोग कहते हैं कि मेरे नहीं पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि परिवर्तन की जो आग है, बदलाव की जो आग है, वो सबके सीने में होनी चाहिए। एक परिवर्तन की एक लहर है, वो किसी एक व्यक्ति के हृदय में नहीं, वो सबके हृदय में होनी चाहिए। और ये आज की युवा पीढ़ी को लक्ष्य करके ही कवि कहता है कि जोश और साहस से आज का युवा पीढ़ी परिवर्तन कर सकता है, सत्ता में बदलाव ला सकता है, नई सोच, नई आशा की उम्मीद पैदा कर सकता है। तो इसलिए कवि कहता है कि मेरे सीने में न सही, ये क्रांति की एक जो ज्वाला है, एक परिवार क्रांति की एक लहर है, वो उत्पन्न होनी चाहिए, वो पैदा होनी चाहिए। कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो आग शब्द है, कहीं भी हो आग, ये आग शब्द है परिवर्तन के लिए है, ये परिवर्तन के लिए है। ये आग शब्द परिवर्तन को चाहता है। आग यानी एक जोश, एक हिम्मत, एक साहस, ये होना चाहिए। ये अगर आग सीने में रहेगी, जोश रहेगा, हिम्मत रहेगी, तो संपूर्ण सत्ता को परिवर्तन कर सकते हैं हम। बेरोजगारी से लड़ सकते हैं, निर्धनता को दूर कर सकते हैं, महंगाई को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी आज की युवा पीढ़ी को आगे आने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी ही सत्ता में परिवर्तन ला सकती है और राजनेताओं को इस सत्ता के वास्तविक आईने से परिचित करा सकती है, उन्हें आईना दिखा सकती है कि सच्चाई क्या है। आज की जो जनता है वो इतनी मूर्ख नहीं है। आज के राजनेताओं को भली भांति जानती है, अपने अधिकारों को प्रति आज वह सचेत है। इसलिए कवि यहाँ कहना चाहता है, ये कविता काफी प्रसिद्ध रही है। इस कविता के कारण ही दुष्यंत कुमार को विशिष्ट पहचान मिली थी कि दुष्यंत कुमार कोई ऐसा गजल गायक है जिसने ऐसी कविता लिखी जिसमें संपूर्ण सत्ता, अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सभी समस्याओं के प्रति अपने भावों को विचारित किया है। और ये सत्ता परिवर्तन तभी संभव होगा जब हमारे सभी लोग एकजुट होंगे, एकता के सूत्र में बंधेंगे, सबके हृदय में परिवर्तन की एक लहर उत्पन्न होगी, बदलाव की एक उम्मीद उत्पन्न होगी, तभी हम सत्ता में परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये कविता थी दुष्यंत कुमार की, जो एक परिवर्तन की एक नई लहर पैदा करने वाली है, जीवन को एक नया दृष्टिकोण और एक नए विचार से हमें अवगत कराने वाली है। दुष्यंत कुमार की ये गजल समय समय पर जहाँ कहीं भी शायरी और गजलों की महफिल सजती हैं, वहाँ ये इस गजल का अवश्य जिक्र होता है, क्योंकि ये दुष्यंत कुमार की सर्वाधिक प्रसिद्ध और गाई जाने वाली गजल है। लोग जब कभी भी लोगों के मन में देश के प्रति जज्बा दिखाना हो, देशभक्ति का परिचय देना हो और देश की आज़ादी का जश्न हो, तो वहाँ
ये कविता लोगों में एक नई मानसिकता को उत्पन्न करने का काम करती है, उनमें जोश और साहस भरने का काम करती है और सत्ता में एक नए परिवर्तन का आह्वानित करती है। ये दुष्यंत कुमार की कविता है। तो इस प्रकार ये कविता व्यक्ति को नए दृष्टिकोण, नई उम्मीदों की ओर ले जाने वाली कविता है। तो समस्याएं पर्वत के समान हैं, लेकिन इस पर्वत को भी तोड़ा जा सकता है। इस पर्वत को भी से भी एक गंगा की तरह एक पवित्र धारा निकाली जा सकती है। समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये तभी होगा जब हमारे इरादे मजबूत होंगे, जब हमारे लक्ष्य मजबूत होंगे। तो इस प्रकार कवि दुष्यंत कुमार ने इस गजल के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज भी इस गजल को बड़े साहस के साथ, बड़े धैर्यता के साथ में लोग ओजस्वी स्वर में इसको गाते हैं और नई उत्साह का संचार उत्पन्न कर देते हैं। तो ये एक समस्या का समाधान करने वाली गजल है, एक सर्व परिवर्तन की एक उम्मीद आंधी लाने वाली गजल है और साथ ही साथ ये एक नई आशा को उत्पन्न करने वाली गजल है। दुष्यंत कुमार ने ये गजल लिखने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि हमारे देश में जो समस्याएं हमारे लोगों को पीड़ित करती है, कष्ट देती है, चाहे वो गरीबी हो, अशिक्षा हो, बढ़ती जनसंख्या हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, राजनीति में बढ़ती राजनीति में यानी अव्यवस्थाएं हो, प्रशासनिक अव्यवस्थाएं हो, तो जितनी भी समस्याएं हैं जो एक पंक्तिबद्ध रूप में खड़ी हुई है और वो सारी समस्याएं हमारे को घेरे हुए हैं। इन समस्याओं का अंबार लग चुका है, एक पर्वत बन चुका है। उस पर्वत को भी अब समाप्त हो जाना चाहिए। वो पर्वत कैसे समाप्त होगा? हमारे हौसलों से, हमारे इरादों से, हमारे लक्ष्यों से। जब हम समस्याओं के प्रति डटकर मुकाबला करेंगे और हम क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, जब तक हम अपने लक्ष्यों पर या अपने भविष्य पर केंद्रित नहीं होंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ये गजल जो है, कवि को लिखने का उद्देश्य यही है कि हमें सत्ता में उन्हीं लोगों को जाने देना चाहिए जो हमारे बाहर बैठे जो लोग हैं, आम जनता के हितों की सोचे, न कि समस्याओं को बढ़ाए। इसलिए ये जो कविता है, ये दुष्यंत कुमार की एक प्रसिद्ध गजल है। तो आइए अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इस गजल के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? अगर आपकी परीक्षाओं में इस तरह की दुष्यंत कुमार के बारे में पूछते हैं तो आप इस तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया है। अब देखिए, अब पहली जो विशेषता है इस गजल की, दुष्यंत कुमार ने देश के सामने भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, महंगाई, प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था, उचित समाधान,
पर विचार करने का आग्रह। देखिए, ये कविता जो है, ये विशेषताओं में हम लिख सकते हैं। दुष्यंत कुमार ने देश के सामने भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, महंगाई, प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था के उचित समाधान पर विचार करने का आग्रह किया। दूसरी जो विशेषता है वो है कवि ने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने का आग्रह किया है। तीसरा है कवि ने उर्दू भाषा के सहज एवं सरल रूप का प्रयोग गजल में किया है। चौथी विशेषता जो है, कवि ने अलंकारिक शैली में अपनी बात को सामने रखा है। पांचवी विशेषता, कवि ने तद्भव, तत्सम, देश शब्द का गजल को नया रूप दिया है, प्रदान किया है। छठी विशेषता जो हम देख सकते हैं वो छठी विशेषता है, कवि ने आम आदमी को जागरूक एवं देश के प्रति समर्पित होने का संकल्प दोहराया है। यह संकल्प किया है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो दुष्यंत की गजल में देखी जा सकती है। दुष्यंत कुमार ने देश के सामने भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, महंगाई, प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था को उचित समाधान पर विचार करने का आग्रह किया। ये सभी। दूसरी विशेषता है, कवि ने देश में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का आग्रह किया है। ये सही है। तीसरा है, कवि ने उर्दू भाषा में सहज एवं सरल रूप का प्रयोग गजल में किया है। पांचवी विशेषता है, कवि ने अलंकारिक शैली में अपनी बात सामने रखी है। कवि ने तद्भव, तत्सम और देशीय शब्दों द्वारा गजल को नया रूप प्रदान किया है।
कवि ने आम आदमी को जागरूक एवं देश के प्रति समर्पित होने का भी संकल्प किया है। ये सारी विशेषताएं हम दुष्यंत कुमार की इस संपूर्ण गजल में देख सकते हैं। छोटी सी गजल है, लेकिन इसमें जो भाव सौंदर्य है, जो मनोभाव है, देश के प्रति जो निष्ठा भाव है, ये इस गजल के अंतर्गत प्रकट की गई है। आशा है कि आप लोगों को अवश्य ये पसंद आई होगी और अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये उपयोगी है, तो आप इसे समझने का प्रयास करें। तो दुष्यंत कुमार की ये गजल यहीं तक थी। तो आगामी जो हमारे दुष्यंत कुमार की शेष जो गजलें रह गई है, उनका अगली क्लास में हम फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।